हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को डिस्कस करना शुरू किया था। हमने उसका बेसिक आइडिया समझा था कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं और वो हमेशा से अपनी प्रेजेंट लोकेशन पे नहीं थे, वो ड्रिफ्ट करते करते वहाँ तक पहुँचे हैं। हमने ये देखा था कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमें एल्फ्रेड वेगनर ने दी है। फिर हमने देखा था उनका मोटिव क्या था, ही वॉज स्टडिंग पेलियोक्लाइमेटिक वेरिएशंस, और वो स्टडी करते करते कुछ एविडेंसेस उनके सामने आए जिसके बेसिस पे उन्होंने ये थ्योरी डेवलप की। फिर हमने उनकी थ्योरी को थोड़ा डिटेल में समझा था कि उन्होंने कहा कि आज से लगभग 220 टू 50 मिलियन ईयर्स पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया। पेंजिया को वाटर सराउंड करता था, उस वाटर बॉडी को हमने नाम दिया था पेंथेलासा। फिर लगभग 220 मिलियन ईयर्स पहले वो ब्रेक अपार्ट होता है, वो टूटना शुरू होता है और वो दो पार्ट्स में टूटा था, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। वो फर्दर ब्रेक अपार्ट करते हैं और धीरे धीरे वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आज उससे आगे का डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, चलिए। अब जब ये पेंजिया टूटा तो वेगनर ने ये कहा कि ये जो मूवमेंट हुई वो दो डायरेक्शन में हुई। जब ये पेंजिया दो पार्ट्स में टूटा, एक था लॉरेशिया और दूसरा था हमारा गोंडवाना लैंड, तो वेगनर ने ये कहा कि अब जो मूवमेंट होती है ये दो डायरेक्शन में होती है। अब वो दो डायरेक्शन कौन कौन सी है? पहली है नॉर्थवर्ड या फिर इक्वेटर की तरफ मूवमेंट। अब वेगनर का ये मानना था, व्हाट ही सेड वाज, कि पेंजिया जो है वो साउथ पोल के पास लोकेटेड था, मतलब वो बिल्कुल साउथ में लोकेटेड था। और जब ये पेंजिया टूटा तो एक जो मूवमेंट हुई वो हुई इक्वेटर की तरफ मूवमेंट। आप अगर इसको देखेंगे तो ये रहा अफ्रीका, और देखो अफ्रीका जब ब्रेक होता है तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो इक्वेटर की तरफ या नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। ऐसे ये रहा इंडियन लैंडमास, ये इंडिया का लैंडमास, ये देखो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो पहली मूवमेंट जो उन्होंने समझाई या बोली वो थी इक्वेटर की तरफ या नॉर्थवर्ड मूवमेंट। जो दूसरी मूवमेंट उन्होंने बताई दैट वाज टुवर्ड्स द वेस्ट, वेस्ट की तरफ मूव। अब यहाँ पे अगर दोबारा आप इमेज पे देखोगे तो ये रहा आपका साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका देखो वेस्ट की तरफ जा रहा है। ऐसे ये रहा नॉर्थ अमेरिका, और ये कहाँ जा रहा है? वेस्ट की तरफ। तो उन्होंने ये कहा कि मूवमेंट जो हुई वो दो डायरेक्शन में हुई। पहली डायरेक्शन थी आपकी इक्वेटर वर्ड्स या फिर नॉर्थवर्ड्स, और दूसरी डायरेक्शन जो थी जहाँ पे दोनों अमेरिका मूव किए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, दैट वाज वेस्ट। सो देयर वर टू मूवमेंट। अब देखो, एल्फ्रेड वेगनर ने थ्योरी तो दी, बट इनिशियली उन्होंने ये नहीं बताया कि फोर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से पेंजिया जो है वो टूटा है। उन्होंने इनिशियली उस फोर्स के बारे में नहीं बोला, बट जोग्राफर्स उनको परस्यू करने लगे। जोग्राफर्स ने ये कहा कि नहीं, आपको बताना पड़ेगा फोर्स कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब तक ये नहीं बताते तब तक साइंटिफिकली आप इस बात को प्रूव नहीं कर सकते कि वो ब्रेक अपार्ट हुआ है, वो टूटा है। तो इनिशियली उन्होंने नहीं बताया, बट जब उन्हें परस्यू किया गया तो उन्होंने कहा कि दो बेसिक फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से पेंजिया जो है वो टूटा था। जो पहली फोर्स उन्होंने बोली दैट इज पोलर फ्लीइंग फोर्स, और जर्मन में, बिकॉज एल्फ्रेड वेगनर वाज अ जर्मन, तो जर्मन लैंग्वेज में उसे बोला जाता पोल फ्लक्ट। तो पहली फोर्स है पोलर फ्लीइंग फोर्स या फिर पोल फ्लक्ट। अब ये पोल फ्लक्ट है क्या, समझते हैं। अब आप सबको मैं मान रहा हूँ ये तो पता होगा कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, और जो डे और नाइट का फिनोमिनन अर्थ के ऊपर होता है वो इसी रोटेशन की वजह से होता है। अगर ये रोटेटरी मूवमेंट नहीं होती तो वो डे और नाइट का आपका जो फिनोमिनन है वो नहीं हो पाता। तो ये जब अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, इस रोटेशन की वजह से अर्थ जो है वो परफेक्ट स्फेयर नहीं रहती। यस, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर। इस रोटेशन की वजह से अर्थ के ये जो पोल्स का इलाका है, ये ऊपर का और ये नीचे का जो एरिया आपको दिख रहा है, दीज आर द पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो यहाँ पोल से अर्थ जो है वो फ्लैट हो जाती है। देखो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये लाइन, तो यहाँ पे ये ऐसे फ्लैट हो जाती है। और जो आपका इक्वेटर के आसपास का एरिया, ये जो लाइन जा रही है इसे आप इक्वेटर मान लो, तो इक्वेटर के आसपास से अर्थ जो है वो थोड़ा फैल जाती है या बल्ज करने लग जाती है। तो इस रोटेटरी मूवमेंट या इस रोटेशन की वजह से नॉर्थ और साउथ पोल से अर्थ थोड़ी फ्लैट हो गई, चपटी हो गई, और इक्वेटर के आसपास से वो थोड़ा फैल गई है, बल्ज हो गई है। और
इस बल्ज होने की वजह से ग्रेविटेशनल पुल जनरेट होता है इक्वेटर की तरफ, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होती है इक्वेटर की तरफ, और उसी फोर्स को नाम दिया गया है पोलर फ्लिंग फोर्स। आई होप ये क्लियर होगा। मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि अर्थ की रोटेशन की वजह से जो आपके नॉर्थ और साउथ पोल के जो एरियाज है, यहाँ से अर्थ थोड़ी फ्लैट हो गई है और इक्वेटर के आसपास से थोड़ी फैल गई है, थोड़ी बल्ज करने लगी है, और इस बल्ज की वजह से इक्वेटर के आसपास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हुई है, एक ग्रेविटेशनल पुल जनरेट हो रहा है, जिसे हम नाम दे रहे हैं पोलर फ्लिंग फोर्स। और एल्फ्रेड वेगनर का ये कहना था, इस पोलर फ्लिंग फोर्स की वजह से जो पेंजिया है, जो साउथ में लोकेटेड था या साउथ पोल के पास लोकेटेड था, वो टूटा, और जो पहला मूवमेंट हमने समझा था नॉर्थ की तरफ या इक्वेटर की तरफ, वो इस पोलर फ्लिंग फोर्स की वजह से हुआ या पोल फ्लॉक्ट की वजह से हुआ। तो आई होप जो पहला फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो क्लियर होगा, पोलर फ्लिंग फोर्स। इसकी वजह से कौन सा मूवमेंट है हमारा, इक्वेटर वर्ड्स या नॉर्थ की तरफ। इसे याद रखने का एक बहुत सिंपल तरीका है, देखो यहाँ क्या वर्ड क्या है, पोलर फ्लिंग, मतलब आप पोल से फ्लाई कर रहे हो, मतलब पोल से दूर जा रहे हो, पोल से भाग रहे हो। तो पोलर फ्लिंग फोर्स का मतलब है आप पोल से दूर जा रहे हो और किसकी तरफ जा रहे हो, इक्वेटर की तरफ मूव कर रहे हो, इक्वेटर की तरफ जा रहे हो। सेकेंड फोर्स जो उन्होंने बोली दैट वाज टाइडल फोर्स, कि सेकेंड फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल मूवमेंट के लिए कॉन्टिनेंट्स की, दैट इज टाइडल फोर्स। अब ये टाइडल फोर्स क्या है वो भी समझ लेते हैं। टाइडल फोर्स समझने से पहले समझते हैं टाइड्स क्या है। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा टाइड्स का मतलब क्या है। देखो मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा टाइड्स को, क्योंकि हमारे सिलेबस में, हमारे कोर्स में टाइड्स अलग से एक टॉपिक है, तो वहाँ पे चल के हमें डिटेल में टाइड्स को पढ़ना ही है। फिलहाल के लिए, अभी के लिए बस थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेते हैं टाइड्स का मतलब क्या होता है। टाइड्स का मतलब है पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन द वाटर लेवल। जो आपके कोस्ट के एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ पे क्या होता है, एक टाइमली फिनोमिनन होता है जहाँ पे लगभग 6 घंटे लगा के पानी जो है वाटर कोस्ट की तरफ बढ़ता है और एक्यूमुलेट हो जाता है कोस्ट में, और दोबारा से लगभग 6 आवर्स लगा के वो वापस ओशन की तरफ चला जाता है। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं लेफ्ट में, ये देखो पानी आगे की तरफ आ रहा, पानी राइज हो रहा है और यहाँ पे आके वो एक्यूमुलेट हो रहा है। इसको बोला जाता है हाई टाइड, कि पानी आगे की तरफ आ गया है और टाइड आ गई है। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये वाटर रिसीड करेगा, ये वाटर वापस ओशन की तरफ चला जाएगा, उसे हम लो टाइड बोल देते हैं। तो ये होती है आपकी टाइड्स। अब ये टाइड्स जनरेट क्यों होती हैं, टाइड्स के पीछे या टाइड्स जनरेट करने के पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन। अब जैसे अर्थ है, अर्थ के पास अपनी ग्रेविटेशनल पुल है, ऐसी सन के पास भी ग्रेविटेशनल पुल है और मून के पास भी ग्रेविटेशनल पुल है। तो सन और मून अपनी ग्रेविटेशनल पुल अर्थ के ऊपर एग्जर्ट करते हैं और अर्थ को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करते हैं। अब अर्थ तो उनकी तरफ पुल होती नहीं, बट वाटर क्योंकि लिक्विड स्टेट में है, इस वजह से वाटर जो है वो थोड़ा सा पुल हो जाता है, और इसी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आती है टाइड्स। तो ये हो गई आपकी टाइड्स। अब ये टाइड्स के लिए फोर्स कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून। वेगनर ने इसी फोर्स को बोला टाइडल फोर्स, और ये थी उनकी सेकेंड फोर्स जो उन्होंने कहा कि टाइडल फोर्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग पेंजिया। सो व्हाट ही सेड वाज पोल फ्लॉक्ट कंबाइंड विद टाइडल फोर्स लेड टू द ब्रेकिंग अपार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पेंजिया। अब जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, वैसे ही जो और जोग्राफर्स थे उन्हें मौका मिल गया, उन्होंने कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने से पता लगा कि पोल फ्लक्ट और ग्रेविटेशनल पुल जो है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती और वो कॉन्टिनेंट्स को नहीं तोड़ सकती, क्योंकि अगर कॉन्टिनेंट्स टूट रहे हैं तो उसके लिए बहुत फोर्स चाहिए। बट पोल फ्लक्ट और जो आपकी टाइडल फोर्स है, इनके अंदर इतनी फोर्स नहीं है कि ये कॉन्टिनेंट्स को तोड़ सकें। और जैसी उन्होंने ये फोर्सेस दी, या जैसी उन्होंने ड्राइविंग फोर्स बताई अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के पीछे, वैसे ही उनकी थ्योरी जो है वो नेगेट कर दी गई, क्योंकि ये पता लग गया, साइंटिफिक कैलकुलेशन से ये पता लगा लिया गया कि ये फोर्सेस इतनी स्ट्रांग नहीं है कि कॉन्टिनेंट्स को तोड़ सके।
सो आई होप ड्राइविंग फोर्स जो है वो भी अब आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे इस थ्योरी के, दैट इज एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब हमने ये देख लिया है कि ये थ्योरी बोलती क्या है, कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं। हमने ये देख लिया कि दो डायरेक्शन में मूवमेंट बताई एल्फ्रेड वेगनर ने, एक थी इक्वेटर की तरफ और दूसरी थी आपकी वेस्टवर्ड। इन मूवमेंट के पीछे या कॉन्टिनेंट्स को तोड़ने के पीछे, कॉन्टिनेंट्स के ब्रेकिंग अपार्ट के पीछे फोर्स कौन सी रिस्पॉन्सिबल उन्होंने बताई, पोल फ्लॉक्ट हो गई और आपकी टाइडल फोर्स हो गई। अब एविडेंस क्या दिया उन्होंने अपनी थ्योरी के पीछे, एविडेंस क्या थे वो? सबसे पहला एविडेंस जो है वो है ज्योग्राफिकल सिमिलैरिटी इन द ऑपोजिंग कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। देखो, ये साउथ अमेरिका हो गया, इसका ईस्टर्न कोस्ट, और अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट। ये जिक्सॉ पजल की तरह एक साथ फिट हो जाते हैं, जैसे इस इमेज में दिखाई दे रहा है। तो ये था उनका पहला एविडेंस, और ये एविडेंस हमने पहले भी देखा था कि इसी एविडेंस के बेसिस पे अब्राहम ऑर्टिलियस ने 1596 में स्पेक्यूलेट किया था कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं एक साथ जुड़े हुए रहे होंगे और धीरे धीरे दे हैव ब्रोकन अपार्ट। तो ये था उनका पहला एविडेंस। सेकेंड एविडेंस जो है वो है पेलोंटोलॉजिकल एविडेंस। पेलोंटोलॉजिकल एविडेंस को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो हम यहाँ बात कर रहे हैं फॉसिल रिमेन्स की। और देखो, अगर आप ये वर्ड भूल भी जाओ तो मैंने आपसे कहा था वर्ड का मतलब समझना, अगर आप वर्ड का मतलब समझ जाते हो तो थ्योरी जो है वो समझना आसान हो जाती है, कॉन्सेप्ट समझना ईजी हो जाता है। हमने ये वर्ड पहले भी पढ़ा है, पेलियो, अगर आपको ध्यान हो, पेलियो क्लाइमेट। और पेलियो वर्ड का उस टाइम मैंने आपको क्या मतलब बताया था कि पेलियो वर्ड का मतलब होता है पास्ट। तो जब यहाँ पे पेलोंटोलॉजिकल में पेलियो वर्ड आ गया तो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट के एविडेंस की, मतलब हम फॉसिल रिमेन्स की बात कर रहे हैं। अब फॉसिल रिमेन बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो है लेमूर, दूसरा है मीजोसॉरस। अब ये लेमूर हैं क्या? ये रहा लेमूर। लेमूर आर बेसिकली प्राइमेट्स। एंड व्हाट आर प्राइमेट्स? प्राइमेट्स हम सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे हम बोलते हैं मॉन्कीज को। ये जो जिनस या फैमिली होती है मॉन्कीज की, जिसमें चिंपैंजीज भी आ जाते हैं, गोरिल्लाज भी आ जाते हैं, मॉन्कीज भी आ जाते हैं, उसी फैमिली में बिलोंग करता है आपका लेमूर। और ये लेमूर जो होता है ना, ये थोड़ा मिक्सचर सा लगता है कि कैट हो गई, फॉक्स हो गई, डॉग हो गया, उसका एक मिक्सचर सा लगता है। सो लेमूर इज बेसिकली अ प्राइमेट। आज की डेट में लेमूर जो है ये आपको देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ मेडागास्कर में, ओनली इन मेडागास्कर। बट लेमूर के जो फॉसिल रिमेन्स मिले हैं वो इंडिया में भी मिले हैं और अफ्रीका में भी मिले हैं। तो इसके बेसिस पे ये कंक्लूड किया गया कि हो सकता है पास्ट में इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका जो है वो एक साथ जुड़े हुए रहे हों। और ये हमने पहले भी देखा है। ये देखो, ये है अफ्रीका, ये है इंडियन लैंडमास और ये है बीच में मेडागास्कर। तो ये कंक्लूड किया गया कि अफ्रीका, मेडागास्कर और इंडिया पहले एक साथ जुड़े हुए रहे होंगे, और इसी वजह से जो लेमूर के एविडेंस हैं वो इंडिया में भी मिल रहे हैं। जो सेकंड आपका पेलोंटोलॉजिकल एविडेंस, दैट इज मीजोसॉरस। अब मीजोसॉरस क्या है? मीजोसॉरस बेसिकली इट वाज अ टाइप ऑफ लिजर्ड, आप ये मान सकते हैं। ठीक है, जैसे घरों में छिपकलियाँ होती हैं बिल्कुल वैसे, बट हाँ छिपकली जितना नहीं था, वो छिपकली से काफ़ी बड़ा था। लगभग इसकी जो लेंथ थी वो 1 मीटर रही होगी, ये माना जाता है 3.3 फीट या 1 मीटर इन लेंथ। तो मीजोसॉरस जो है इसके फॉसिल रिमेन्स जो आपको मिले हैं वो देखने को मिले हैं आपको केवल 2 प्लेसेस पे। वन इज द सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, बेसिकली साउथ अफ्रीका के आसपास का एरिया की बात कर रहे हैं हम, और ऐसे ही द सदर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे इस इमेज में देखो, ये है सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका और ये है सदर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। आज की डेट में ये दोनों एरियाज जो हैं, ये दोनों लोकेशंस जो हैं, दे आर 4800 किलोमीटर्स अपार्ट, लगभग 5000 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से। अब आप सोचो, एक छोटा सा रेप्टाइल, रेंगने वाला जानवर, एक छोटा सा रेप्टाइल जिसकी लेंथ जो है वो केवल 1 मीटर है, उसके लिए
साउथ अमेरिका से अफ्रीका तक स्विम करके जाना ये काफ़ी मुश्किल लगता है। हाँ, अगर ये दोनों लैंडमास एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते तो हो सकता है कि दोनों में ही उसके एविडेंस मिले, क्योंकि अगर वो एक साथ जुड़े हुए हैं तो इसी लोकेशन पे वो मिलेगा। और हमने पहले भी देखा था कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका को अगर आप एक साथ लेकर आते हो तो देखो ये सदर्न पार्ट है और ये साउथ अमेरिका का सदर्न पार्ट है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये भी एक एविडेंस माना गया कि मीजोसॉरस जो है, क्योंकि वो इतना छोटा सा रेप्टाइल रहा था, वो इतनी दूर स्विम करके तो जा नहीं पाएगा, तो हो सकता है ये दोनों लैंडमास एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों और इसी वजह से दोनों जगह आपको मीजोसॉरस के एविडेंस या फॉसिल रिमेन्स देखने को मिलते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि हम 3 फॉसिल रिमेन्स की बेसिकली बात करेंगे, हैं तो बहुत सारे, जो इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट है, वो है ग्लॉसोप्टेरिस। अब ये ग्लॉसोप्टेरिस क्या है? ग्लॉसोप्टेरिस वॉज बेसिकली अ फर्न। फर्न से मतलब है एक छोटा सा पौधा। सो ग्लॉसोप्टेरिस अब नहीं मिलता है आपको, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। बट हाँ, ग्लॉसोप्टेरिस पहले मिला करता था। और ग्लॉसोप्टेरिस के जो आपको एविडेंस मिले हैं या ग्लॉसोप्टेरिस के जो आपको फॉसिल्स मिले हैं वो आपको सारे सदर्न कॉन्टिनेंट्स में मिले हैं। वो आपको उन सारे कॉन्टिनेंट्स में मिले हैं जो ये माना जाता है एक टाइम गोंडवाना लैंड का पार्ट थे, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो इंडिया हो, एंटार्क्टिक हो या ऑस्ट्रेलिया। इन सब कॉन्टिनेंट्स पे आपको ग्लॉसोप्टेरिस के रिमेन्स या फॉसिल रिमेन्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये सारे कॉन्टिनेंट्स या ये सारे लैंडमास पास्ट में एक दूसरे के साथ जुड़े रहे होंगे और इसी वजह से हमें ग्लॉसोप्टेरिस के फॉसिल रिमेन्स इन सब जगह मिलते हैं। सो आई होप ये भी आपको एविडेंस क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एविडेंस इज टिलाइट। सो व्हाट इज टिलाइट? टिलाइट इज बेसिकली अ सेडिमेंट्री रॉक। ठीक, टिलाइट एक सेडिमेंट्री रॉक है। अब टिलाइट बनती कैसे? टिलाइट बनती है ग्लेशियर्स के मूवमेंट से। अब एक नया वर्ड आ गया, ग्लेशियर। अब ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर इज बेसिकली अ माउंटेन ऑफ आइस। आइस की बड़ी बड़ी चट्टानें बड़े बड़े एरिया में फैली हुई जो माउंटेन्स होती हैं उनको हम कहते हैं ग्लेशियर्स। आपने सियाचिन का नाम सुना होगा, बहुत फेमस है, सियाचिन इज अ ग्लेशियर। तो आइस की बड़ी बड़ी माउंटेन्स जो कई स्क्वायर किलोमीटर में फैली होती है, जैसे अगर हम सियाचिन की बात करें ऑलमोस्ट 80 स्क्वायर किलोमीटर्स में सियाचिन जो है वो फैला हुआ है। तो जब ये ग्लेशियर्स मूव करेंगे और आप सोचो 80 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ कोई रीजन जो है जब वो मूव करेगा तो उसके नीचे जो भी चीज़ आएगी उसे तो वो दबा देगा। ऐसे ही बनता है टिलाइट। जब आपके ग्लेशियर्स मूव करते हैं तो जो भी चीज़ उनके रास्ते में आती है वो उन्हें प्रेस कर देता है, दबा देता है, और उन्हीं सेडिमेंट्स के एक्यूमुलेशन से बनती है टिलाइट रॉक, जैसे आपको इस इमेज में दिख रहा है, दिस इज टिलाइट। तो टिलाइट आपको कहाँ मिलनी चाहिए? जहाँ पे ठंड हो, क्योंकि जहाँ ठंड होगी वहीं ग्लेशियर होगा, वहीं उसका मूवमेंट होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ टिलाइट जो है वो आपको साउथ इंडिया में मिलता है। हाँ, टिलाइट पत्थर जो है ये साउथ इंडिया में मिलता है। टिलाइट आपको अफ्रीका में भी मिलता है। आज की डेट में अफ्रीका और इंडिया का सदर्न पार्ट ये तो गर्म इलाकों में आते हैं, ये बेसिकली ट्रॉपिकल एरियाज़ में आते हैं। हमने समझा था ट्रॉपिकल एरियाज़ अर्थ पे मिलने वाले सबसे ज़्यादा वार्म, सबसे ज़्यादा गर्म एरियाज़ में से है। तो टिलाइट आपको इन एरियाज़ में मिल रहा है, यहाँ तो ग्लेशियर मिलने के चांसेस ही नहीं। आपने कभी, अगर आप में से किसी ने कभी सुना हो कि साउथ इंडिया में जैसे कर्नाटक हो गया या फिर तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, यहाँ पे कभी स्नोफॉल हुई हो, ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि आज की डेट में ये आपके ट्रॉपिकल रीजन में पड़ते हैं। बट हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि पास्ट में जो इंडिया का सदर्न पार्ट है या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ये थोड़े ठंडे एरियाज़ में पड़ा हो। और हमने अभी पढ़ा है कि एल्फ्रेड वेगनर ने ये कहा था कि पेंजिया कहाँ रहा होगा? साउथ पोल के पास रहा होगा। तो हाँ, अगर ये साउथ पोल के पास रहा था तो फिर हो सकता है कि वहाँ पे ग्लेशियर्स रहे हों और उन ग्लेशियर के मूवमेंट की वजह से आपको टिलाइट जो है आज की डेट में वहाँ पे मिल रहा है। तो द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स आर फाउंड इन इंडिया, अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, एंटार्क्टिक, ऑस्ट्रेलिया। इन सब जगह आपको टिलाइट मिलता है। और हमने देखा था कि गोंडवाना लैंड इन्हीं सब से मिलके बना हुआ था और ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट जो हैं वो गोंडवाना लैंड से ही निकले हैं। सो दिस वाज
another evidence which was used by Alfred Wegener in support of his theory. I hope this is clear. आगे चलते हैं. Next evidence is placer deposit. Now what are placer deposits? किसी भी important mineral, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो फाइनेंशियली या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट आपके मिनरल्स होते हैं उनके डिपॉजिट को बोला जाता है प्लेसर डिपॉजिट. कहीं जब वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक रीजन में तो उसको हम नाम दे देते हैं प्लेसर डिपॉजिट. यहाँ पे जिस मिनरल की हम बात कर रहे हैं दैट इज गोल्ड. गोल्ड इज दैट मिनरल विच वॉज यूज्ड एज एन एविडेंस. अब गोल्ड का इन्होंने कैसे यूज किया. घाना इज अ कंट्री इन वेस्टर्न अफ्रीका. वेस्टर्न अफ्रीका में एक कंट्री है घाना. घाना में आपको गोल्ड के डिपॉजिट मिलते हैं. वो प्लेसर डिपॉजिट घाना में मिल रहा है. बट ये जो गोल्ड के डिपॉजिट मिलते हैं ना, या गोल्ड जहाँ किसी जगह मिलता है उसके लिए गोल्ड का सोर्स भी होना चाहिए. भाई जब सोर्स होगा तभी तो गोल्ड एक्यूमुलेट होगा, तभी तो प्लेसर डिपॉजिट कहीं बनेगा. अब जो गोल्ड का सोर्स होता है उन्हें हम बोलते हैं गोल्ड बियरिंग वेन्स. तो गोल्ड बियरिंग वेन्स जो हैं वो घाना में नहीं मिलते. अब एक जगह सोर्स तो नहीं मिल रहा, बट हाँ प्लेसर डिपॉजिट मिल रहा है गोल्ड का. लेकिन एक और कंट्री है ब्राज़ील. ब्राज़ील में गोल्ड के डिपॉजिट नहीं मिलते, बट हाँ ब्राज़ील में आपको गोल्ड बियरिंग वेन्स जरूर मिल जाती है. तो अब एक जगह तो आपको गोल्ड बियरिंग वेन्स मिल रहे हैं लेकिन वहाँ पे गोल्ड का डिपॉजिट नहीं मिल रहा, और दूसरी जगह घाना में आपको गोल्ड का डिपॉजिट मिल रहा है बट गोल्ड बियरिंग वेन्स नहीं मिल रहे. ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्योंकि जब आप साउथ अमेरिका और अफ्रीका को एक साथ लेकर आते हो, ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज पेंजिया बेसिकली. ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है आपका यूरोप का एरिया. जब आप इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को एक साथ लेकर आते हैं, अब आपको देखेगा कि ब्राज़ील बिल्कुल जुड़ा हुआ है घाना के साथ. ये जो एरो से दिख रहा है ना, ये कंट्री जो है दिस इज घाना. अब ज़रूर घाना में आपको गोल्ड के डिपॉजिट मिल सकते हैं. क्यों? क्योंकि गोल्ड बियरिंग वेन्स जो मिल रही हैं वो यहाँ ब्राज़ीलियन प्लेटू में मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पे गोल्ड का डिपॉजिट नहीं था. लेकिन गोल्ड का डिपॉजिट कहाँ मिल रहा है? हमें घाना में मिल रहा है. तो ये भी एक एविडेंस की तरह यूज़ किया था एल्फ्रेड वैगनर ने कि ये जो गोल्ड बियरिंग वेन्स हैं ब्राज़ील में, इन्हीं की वजह से गोल्ड डिपॉजिट या प्लेसर डिपॉजिट हमें मिलता है यहाँ पे घाना में. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. तो प्लेसर डिपॉजिट भी क्लियर है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज रॉक्स ऑफ सेम टाइप एंड एज अक्रॉस द ओशंस. अब अटलांटिक ओशन के अगर दोनों साइड आप देखोगे, यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ यूरोप है, ऐसे नीचे की तरफ आपको साउथ अमेरिका मिल रहा है और अफ्रीका मिल रहा है. अब यहाँ पे ये है अपलाचियन माउंटेन्स, यहाँ एटलस मिल रही हैं, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस है जैसे पायरेनीज हो गई. ऐसे यहाँ पे स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स है. ऐसे ही अगर आप देखोगे यहाँ साउथ अमेरिका में आके, साउथ अमेरिका का ये जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ बहुत सारी आपको माउंटेन रेंजेस मिल रही हैं, और यहाँ पे अफ्रीका में भी माउंटेन्स मिल रही हैं. अब जब आप इन माउंटेन्स या यहाँ पे मिलने वाले रॉक्स जो हैं उनकी स्टडी करते हो तो आपको ये पता लगता है कि अटलांटिक ओशन के दोनों कोस्ट की तरफ मिलने वाली जो आपकी रॉक्स हैं उनकी एज और उनकी टाइप जो है वो बिल्कुल सेम है. मतलब ये रॉक्स एक ही तरीके से बनी है और एक ही एज की है, और लगभग 2000 मिलियन ईयर्स ओल्ड रॉक्स जब आप उठाते हो तो उनका टाइप और उनका बनने का तरीका और उनकी एज जो है उसमें बहुत सिमिलैरिटी है. तो इसको भी एक एविडेंस की तरह माना गया कि ये जो रॉक्स हैं जो अटलांटिक ओशन के दोनों साइड पे मिल रही हैं ये एक जैसी इस वजह से हैं क्योंकि एक टाइम पे ये कॉन्टिनेंट जो है एक साथ जुड़े हुए थे और ये रॉक्स जो हैं वो एक ही तरीके से, एक ही टाइप से बनी है. The belt of ancient rocks of 2000 million years from Brazil coast matches with those from Western Africa. तो ब्राज़ील में जो आपको रॉक्स मिल रही हैं वही वेस्टर्न अफ्रीका में उसी टाइप की मिल रही हैं, एक तरीके से बनी हुई हैं और सेम एज की हैं. तो इसको भी एक एविडेंस की तरह यूज किया गया था. और जो लास्ट एविडेंस है वो है पोलर वॉन्डरिंग या फिर शिफ्टिंग ऑफ पोल्स.
इसको मैं अभी डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं चाहता हूँ कि इसे थोड़ा डिटेल में जाके आपको समझाऊँ। अभी के लिए आप सिर्फ ये याद रख लो कि पोलर वॉन्डरिंग वॉज ऑल्सो यूज्ड एज एन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ हिज थ्योरी बाय एल्फ्रेड वैगनर। एल्फ्रेड वैगनर ने इसका यूज़ किया था अपनी थ्योरी के सपोर्ट में। अभी इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, आने वाली वीडियोस में मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा क्योंकि ये रिसेंटली भी न्यूज़ में रही है बात, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो मैं इसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो जितने भी एविडेंस हैं हमने वो डिस्कस कर लिए हैं। आई होप ये थ्योरी आपको क्लियर होगी। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके और बहुत सिंप्लीफाइड ल्यूसिड वे में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ जो और लोग तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की या फिर कोई स्कूल लेवल पे भी पढ़ रहा है, तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।